चलो आज पढ़ने वाले हम रिपोर्ट एनालिसिस में आगे में देखने जा रहे थे रिपोर्ट में और क्या क्या रहता है। हम रिपोर्ट के एक पहलू को जान रहे कि क्या क्या इस रिपोर्ट में दिया जाता है और उसके आधार पे हम मूल्यांकन करते हैं फिंगरप्रिंट के आधार पे। तो कभी भी रिपोर्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, जब भी काउंसलिंग करना होता है तो उससे पहले रिपोर्ट का एक एनालिसिस करना पड़ता है। तो उस एनालिसिस के चलते आपको एक खुद का थियरी बनाना होता है, यानी आपको उस रिपोर्ट से क्या समझ में आया। ऑलरेडी रिपोर्ट में जो होता है वो तो रिपोर्ट का नॉलेज तो होता ही है, लेकिन आपको खुद को एक सेल्फ एनालिसिस करना होता है कि उस रिपोर्ट से आपको किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन मिली और जो आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन के, उसके बिहेवियर को देखे उस इंफॉर्मेशन के साथ इन चीजों को मैच करना। ये 9 इंटेलिजेंस है, कैसे कैसे उनको बढ़ाते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। साथ में हमने ऑब्जेक्ट ड्राइवन एग्जीक्यूटर भी जाना। ऑब्जेक्ट ड्राइवन यानी और कंसेप्ट ड्राइवन। ऑब्जेक्ट ड्राइवन यानी ये ऐसा होता है कि सिचुएशन के आधार पर क्रियाएं करने वाला होता है। इसको हमेशा मोटिवेटेड करने की जरूरत है। कंसेप्ट ड्राइवन, इसको थोड़ा सा भी कंसेप्ट समझ में आएगा तो वो जल्दी से उस चीज को लपक के पकड़ लेगा। सिचुएशन अकॉर्डिंग बिहेवियर करने वाला होता है। एग्जीक्यूटर और थिंकर में क्या डिफरेंस होता है? एग्जीक्यूटर क्रियाओं को करने वाला होता है और थिंकर यानी विचार करने वाला होता है, यानी वो करेगा नहीं, डायरेक्ट ख्याली पुलाव पकाने वाला होगा। बाद में हमने 4 टाइप के क्वेश्चन को देखा है। उसके लाइफ में क्वेश्चन को भी आपको देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन उसमें हाई होता है, कौन सा क्वेश्चन जो होता है उसमें लो होता है। ये आपको समझना जरूरी होता है। इससे भी आप बहुत सारी चीजों का ध्यान रख सकते हो। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान भी हमको यहाँ से मिलता है। यहाँ पे हम आईक्यू देखते हैं। आईक्यू में क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या क्रियाएं होती है ये देख लो। आईक्यू जो होता है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है और ये दर्शाता है कि आपकी चीजों को समझने की एबिलिटी कैसी है, चीजों को समझ के एनालिसिस करने की एबिलिटी कैसी है। ये जो चीजें होती है ये यहाँ पे आपको पता चलती है। तो कौन सा क्वेश्चन जो होता है, कौन सा क्वेश्चन जो आप में ज्यादा होता है, कौन सा क्वेश्चन जो कम होता है, वो यहाँ से पता चलता है। लॉजिकल थिंकिंग आप में बताता है। ये आपके एकेडमिक प्रोफेशनल से डायरेक्टली जो इसका रिलेशन होता है। नंबर और ग्रामेटिकल स्किल को समझने के लिए होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है। तो आईक्यू अगर आपको बढ़ाना होता है, अगर कोई बोलेगा मुझे आईक्यू का डेवलपमेंट करना है तो कैसा करना है, तो आपको लॉजिकल और लिंग्विस्टिक एबिलिटी में ज्यादा ध्यान देना होता है। और अभी इनका आईक्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये देखना है, तो उसके उंगली में पैटर्न देखना है। उसके उंगली में क्या करोगे आप? पैटर्न को देखोगे। अभी कौन से उंगली में कौन से पैटर्न को देखोगे? ये देखो आईक्यू भी बड़ा वैल्यू होता है। लॉजिकल और लिंग्विस्टिक एबिलिटी मिलके आपका आईक्यू बनता है। तो लॉजिकल एबिलिटी बोले तो इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को देखना, उसमें कौन सा लोब है वो देखना, सॉरी कौन सा पैटर्न है वो देखना। और लिंग्विस्टिक यानी R4 रिंग फिंगर, राइट की रिंग फिंगर में देखना कौन सा पैटर्न है। इन दो पैटर्न के आधार पे
आप पता कर सकते हो कि उसका आईक्यू डेवलप होगा कि नहीं होगा, या डेवलप होगा तो किस वे से डेवलप होगा। क्योंकि आईक्यू जो होता है लिंग्विस्टिक और लॉजिकल एबिलिटी को मिला के होता है, वर्ड स्मार्ट और नंबर स्मार्ट से बनता है। तो आपको दोनों एबिलिटी में छुपे हुए पैटर्न को देखना पड़ेगा। अगर वहां पे डोमिनेटिंग पैटर्न होगा तो डेफिनेटली वो आईक्यू को जनरेट करेगा। अगर उसको हम लक्ष्यों में केंद्रित करेंगे तो जेलेसी फैक्टर से सीखने वाला होगा, रिफ्लेक्शन नेचर का होगा। तो हम उसके आईक्यू के लिए ऐसे लोगों को, बुद्धिमानी लोगों के उसको स्टोरी सुनाएंगे जिसके कारण उसका आईक्यू डेवलप हो गया, और ऐसे क्रियाएं करेंगे कि जिससे उसका आईक्यू डेवलप हो जाए। अगर सपोज वो अफेक्टिव लर्नर होगा, कॉपी लर्नर होगा, तो उसको उसको हम ऐसे मेथड लॉजिक को सिखाएंगे, जैसे रूबिक क्यूब सॉल्विंग। जो जी उसका क्या होता है, कैप्चरिंग अच्छा होता है, कॉपी करने का ढंग अच्छा होता है। तो उसको ऐसी थिंग्स हम दिखाएंगे जिससे वो चीज को, लॉजिक को मेमोराइज कर सके, मेमोरी में डाल सके। तो इस हिसाब से पैटर्न के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से आपको देखना है। लेकिन कौन से इसमें देखना है, लॉजिकल और लिंग्विस्टिक पार्ट, यानी इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के पैटर्न को देखना है। साथ में थिंकिंग की प्रोसेस जो होती है, थिंकिंग की प्रोसेस होती है तो फ्रंटल लोब और यहाँ पे लिंग्विस्टिक एबिलिटी जो होती है वो होती है टेम्पोरल लोब, यानी साउंड के जरिए सीखने की एबिलिटी। तो इससे पता चलेगा उसका जो लॉजिक होता है वो कैसे डेवलप होगा। तो लॉजिक डेवलप करने के लिए इसको हर चीज को बोलने के लिए सुनाइए, इससे करवा के लीजिए, बोलने वाले काम से लीजिए, और जिससे वो बोल के वही शब्द उसके कानों में जाना चाहिए। क्योंकि R4 जो होता है टेम्पोरल लोब होता है, साउंड को जनरेट करेगा। तो ऐसे आपको इसका कंपैरिजन करना आता है। बाद में बात करते हैं EQ की। EQ यानी होता है इमोशनल क्वेश्चन। EQ दो चीजों से बनता है, एक इंटरपर्सनल क्वालिटी और इंटरपर्सनल क्वालिटी। तो EQ यानी होता क्या है, EQ यानी होता है खुद को समझने की एबिलिटी, लोगों के इमोशन को समझने की एबिलिटी, आपकी मैनेजमेंट स्किल कैसे, लोगों के हार्ट को डील करने की आपकी मैनेजमेंट क्वालिटी कैसे, कैसे आप लोगों से कनेक्ट होते हो। ठीक है, आप कितने लोगों को समझने की कलाओं को रखते, समान भाव को समझते हो। तो ये जो होता है EQ पोर्शन से पता चलता है। अगर इसको 9 इंटेलिजेंस में, हम 8 इंटेलिजेंस में कहीं जोड़ने की बात करते हैं तो EQ जो होता है इंटरपर्सनल क्वालिटी और इंटरपर्सनल क्वालिटी से बनता है। यानी आपके थंब में आने वाले पैटर्न से आप पता करोगे लेफ्ट और राइट, प्रीफ्रंटल के फंक्शन से आपको पता चलेगा कि वो बंदे में EQ लेवल कैसे डेवलप करना है और किस हिसाब से उनको सजेशन देना है। तो पहले कभी भी रिपोर्ट देखना है तो उसका सेल्फ एनालिसिस एक फिंगर के माध्यम से आपको बनाना है, और फिर एक बार दोनों को अटैच करके आपको चीज को बोलना है। बाद में बात करते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन की। एडवर्सिटी क्वेश्चन जो होता है विपरीत परिस्थिति में उसकी डिसीजन लेने की एबिलिटी, इसको हम काउंट करते हैं। तो एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या दर्शाता है, एबिलिटी टू हैंडल द डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में रिएक्ट करने की क्वालिटी, पेन टेकिंग कैपेसिटी, डर सहने की कैपेसिटी, मेंटली स्ट्रांग होना, यानी जैसे विपरीत परिस्थिति में भी ये कॉन्स्टेंट वे से दिमाग को सोचता है। इनका माइंडसेट बड़ा ही स्टेबल होता है। सिचुएशन फाइटर होते हैं, यानी जैसी भी सिचुएशन इनके लाइफ में आए उनसे लड़ने की एबिलिटी को रखते हैं।
हाई एनर्जी लेवल को दिखाते हैं, उनकी बॉडी की मजबूती को दिखाते हैं, स्ट्रेन को दिखाते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन बनता है ये नेचुरलिस्ट और काइनेटिक्स एबिलिटी से बनता है, नेचुरलिस्ट और काइनेटिक्स एबिलिटी से बनेगा। नेचुरलिस्ट और काइनेटिक एबिलिटी की बात करते हैं तो आपकी मिडल फिंगर यानी आपकी टैकल करने की एबिलिटी देखना। अगर इनके इसमें जैसे काइनेटिक्स में यानी मिडल फिंगर में कौन सा पैटर्न होगा, डोमिनेटिंग पैटर्न है, कौन सा आउल पैटर्न है, ईगल पैटर्न है, इसके अनुसार उनकी टैकल करने की एबिलिटी बनेगी हर चीज में, और उनका एडवर्सिटी क्वेश्चन भी पता चलेगा वो मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, ये कैसे इसमें आने वाले पैटर्न से पता चलेगा। और साथ में नेचुरलिस्ट एबिलिटी यानी लिटिल फिंगर, राइट की लिटिल फिंगर और लेफ्ट और राइट की मिडल फिंगर से आपका जो बनता है एडवर्सिटी क्वेश्चन बनता है। तो इन तीनों फिंगर के आपको फिंगरप्रिंट को एनालिसिस करना है, ठीक है। ये समझाने के बाद मैं 1-2 रिपोर्ट आपको सेंड करूंगा और उसके एनालिसिस आपको लिखने हैं, ठीक है। पूरे एनालिसिस लिख के सबमिट करने हैं, तो उसको मैं उसके आधार पे उससे बात करूंगा आपको। बाद में हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो क्रिएटिव क्वेश्चन होता है। क्रिएटिव क्वेश्चन इसके नाम में ही बताता है कि ये हमारे अंदर क्रिएटिव भावनाओं को भरता है, क्रिएटिव सिचुएशन को भरता है, जैसे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड म्यूजिक, आर्ट, डांस एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्ट। जहाँ से क्रिएटिव चीजें हो सकती है उस एक्ट के प्रति हमको अंडरस्टैंडिंग भाव को जनरेट करती है। डूइंग समथिंग डिफरेंट बेटर एंड न्यू, लोगों से हट के विचारों को करने की प्रेरणा हमको देती है। मेक यूर थिंक डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लोगों से हट के सोचने की कला को डेवलप करता है, ठीक है। अभी ऐसा भी नहीं होता कि हाई सीपीयू है तो डांस और बाकी के इसमें आप बहुत अच्छे हो जाओगे, ऐसा भी नहीं होता है इसका भी, लेकिन ये आपके अंदर क्रिएटिव भावों को बढ़ता है। अब ये जो सीक्यू क्वेश्चन जो बनता है आपका म्यूजिकल एबिलिटी और विजुअल एबिलिटी को मिलके बनता है, म्यूजिकल एबिलिटी और विजुअल एबिलिटी से मिलके बनता है। और अगर आपके बॉडी के उंगलियों की बात करेंगे, म्यूजिकल और विजुअल एबिलिटी, अगर आपके फिंगरप्रिंट की बात करते हैं कौन से फिंगरप्रिंट के पैटर्न को देखना है, तो आपको लेफ्ट फिंगर का देखना है, लेफ्ट का इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट का छोटी उंगली और लेफ्ट की रिंग फिंगर। इन फिंगरों का 3 फिंगरों का कनेक्शन जो होता है आपके क्रिएटिव क्वेश्चन के साथ होता है। अभी कैसे कैसे देखो, स्पैटल एबिलिटी, पिक्चर को समझने की कला, किस लेवल पे आप पिक्चर को समझोगे, और ये आपके थिंकिंग में आएगा, ठीक है। आपके इंडेक्स फिंगर में आ रहा है यानी पिक्चर को समझने की कला, यानी हर पिक्चर को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कला, ये आपकी स्पैटल में होती है। साथ में जेल 4 यानी आपकी रिंग फिंगर, इसमें जो पैटर्न आता है म्यूजिकल एबिलिटी, यानी हर चीजों की टोन को अंडरस्टैंड करने की कला। और यल 5 छोटी उंगली, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, ये जो होती है ये बताती है विजुअलाइज एबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं विजुअल एबिलिटी को दिखाता है, यानी हर इमेज को 3D वे में इमेजिनेशन करने की एबिलिटी, एक्सट्रीम लेवल पर सोचने की एबिलिटी। तो देखो S3 ने स्पैटल एबिलिटी किया, किसी पिक्चर को अंडरस्टैंड करना, 3D व्यूज को अंडरस्टैंड करना, इमेज को अंडरस्टैंड करना। म्यूजिकल एबिलिटी ने टोन वाइज को आइडेंटिफिकेशन किया, और L5 ने उन्हीं को 3D वे में एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचने की कला को किया। इन तीनों बिहेवियर को मिलके आपका बनता है क्रिएटिव क्वेश्चन, यानी आपके राइट बॉडी का, यहाँ पे राइट ब्रेन का आपका फ्रंटल काम करेगा, राइट ब्रेन का आपका टेम्परल काम करेगा, और राइट ब्रेन का आपका ऑक्सीपिटल काम करेगा।
और ये राइट ब्रेन के 3 फंक्शन के हिसाब से उसका डेवलप होता है। यानी आपने जाना कि क्रिएटिव क्वेश्चन होने के लिए, क्रिएटिव क्वेश्चन की उपलक्षता मिलने के लिए, उसका बेनिफिट मिलने के लिए, क्रिएटिव क्वेश्चन अगर आप बढ़ाना चाहते हो उसके अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका राइट ब्रेन एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी फंक्शन जो होते हैं राइट ब्रेन के हैं। ये सभी फंक्शन क्या होते हैं, राइट ब्रेन के, जैसे पिक्चर को समझना, म्यूजिक के टोन को आइडेंटिफाई करना, म्यूजिक में इमोशन को डालना, विजुअल एबिलिटी को भरना। क्योंकि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो एनालिटिकल ब्रेन होता है, लॉजिकल ब्रेन होता है, और राइट ब्रेन जो होता है वो इमोशनल ब्रेन होता है, इमोशन को डील करने वाला ब्रेन होता है। तो यहाँ से आपको पैटर्न के हिसाब से पता चलेगा कि उसकी एबिलिटी क्या बोलती है। इस परसेंटेज को देख के तो पता चलेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट के पैटर्न के हिसाब से इन 3 में डाल के देखना और उसके रेशियो को बनाना कि आपको वो फिंगरप्रिंट यहाँ पे डालने के बाद क्या एनालिसिस हुआ उससे। ये रिपोर्ट के बाद भी हमको खुद का एक थीसिस बनाना पड़ता है, जिसके आधार पे हम आगे वाले से बात करते हैं। क्योंकि ये तो रिपोर्ट जनरल सभी के लिए यूनिवर्सली ऐसा दिखेगा, लेकिन आपने उस रिपोर्ट से क्या देखा, किस पैटर्न से क्या स्टडी किया, क्योंकि हमने डर्मेटोग्राफी की जो साइंस देखा, ये पैटर्न के आधार पे पढ़ा हमने। डर्मेटोग्राफिक जो साइंस वर्क करता है वो फिंगरप्रिंट के पैटर्न के आधार पे करते हैं, और फिंगरप्रिंट के पैटर्न का रिलेशनशिप हमको हर क्वालिटी के साथ जोड़ना आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक का बेनिफिट आपको हर इसमें रिलेट करना आना चाहिए, तब जाके आप इस रिपोर्ट को अच्छे से समझ पाओगे। रिपोर्ट जनरेट करना और रिपोर्ट को बोलना आसान बात होता है, लेकिन रिपोर्ट को समझ के बोलना थोड़ा टिपिकल पार्ट हो जाता है। तो आपको पहले हर रिपोर्ट के साथ 7-8 पेज को, ब्लैंक पेजेस को रखना, और आपने ब्रेन डोमिनेंट में क्या इवेल्युएट किया, आपने थिंकिंग इसमें क्या ब्रेन के पैटर्न को एनालिसिस किया, आपने लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन में किस पैटर्न को एनालिसिस किया, 9 इंटेलिजेंस के हिसाब से कौन से इंटेलिजेंस आपको हायर लगे, लेकिन कौन से इंटेलिजेंस उसके मम्मी पापा बढ़ाना चाहते हैं, उनके पेरेंट बढ़ाना चाहता है, या वो बच्चा खुद बढ़ाना चाहता है, उसमें होने वाले पैटर्न को आपको देखना है। और साथ में ये 4 क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन में जो क्वालिटी वो चाहता है, इन 4 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन उसमें क्वालिटी हमको बढ़ानी है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने बोल दिया इसका IQ तो बहुत अच्छा है मैम, तो बड़ा बच्चा इंटेलिजेंट जजमेंटल होगा, इसमें CQ बहुत अच्छा है मैम, तो ये बड़ा ही क्रिएटिव स्वभाव का बच्चा होगा। ऐसा नहीं बोलना है, पहले समझ लो उसके पैटर्न को डाल के, क्योंकि हर पैटर्न की एक हाइट होती है, ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एबिलिटी होती है। बाद में लर्निंग कैपेबिलिटीज यहाँ पे पता चलती है कि किस बच्चे, उस बच्चे में किस टाइप की लर्निंग कैपेबिलिटीज होती है, ऑडिटरी लर्नर है कि काइनेटिक्स लर्नर है। तो यहाँ से हमको पता चलता है वो ऑडिटरी लर्नर है कि काइनेटिक्स। जैसे ये बंदा है ऑडिटरी और काइनेटिक्स लर्नर ज्यादा है, विजुअल चीजें जल्दी इसकी समझ में नहीं आती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑडिटरी और काइनेटिक्स वे से उसको पढ़ाना पड़ेगा, यानी सुनेगा और अप्लाई करेगा, सुनेगा और अप्लाई करेगा, तब जाके ये अच्छे से पढ़ सकता है। तो आप क्या बोलोगे, उसको सुनने के लिए बोलोगे, और वही चीजों को लिखने के लिए या परफॉर्म करने के लिए बोलोगे। बाद में आपको यहाँ पे मिलते हैं कि उनकी स्टडी में अगर आपको विकास करना है तो किस किस टाइप की आप स्टडी टिप उनको दे सकते हो। विजुअल लर्नर है तो क्या स्टडी टिप दोगे, ऑडिटरी लर्नर है तो क्या दोगे, काइनेटिक्स लर्नर हो गए तो क्या दोगे। बाद में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मायने रखती है ATD एंगल, एक्सेल ट्राई डेल्टा, जो 3 डेल्टाओं से मिला के एक एंगल को बनाता है, और ये जो एंगल होता है आपके बॉडी में लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। आपका लर्निंग यानी पढ़ने का ढंग आपका कैसा है, इस टाइप से बताता है। तो इसमें जो होता है 4 स्टेज होती है, जैसे less than 35, ये बड़ा इनका शॉर्प ऑब्जर्वेशन स्किल होगा, ठीक है। 35 to 40 के बीच में रहेगा तो ये एवरेज रेंज बोलते हैं, नॉर्मल रेंज वाला बंदा होगा। 41 to 45 अगर होता है तो ये स्टेप बाय स्टेप लर्नर होता है, धीरे धीरे सीखने वाला बंदा होता है। 46 to 50 जो होता है
नहीं सॉरी, 41 to 45 जो होता है नॉर्मल नॉर्मल लर्निंग होता है। 35 to 40 जो होती है गुड लर्निंग स्किल होती है। 41 to 45 जो होता है नॉर्मल होता है। और 46 to 50 जो होता है स्टेप बाय स्टेप लर्नर होता है, यानी धीरे धीरे चीजों को सीखने वाला होता है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप लर्नर आपने फाइंड आउट कर लिया, तो देखना कि स्टेप बाय स्टेप लर्नर में क्या होता है, एक साथ में उसको चीजें समझ में नहीं आएगी, तो उसको चीजों के ब्लॉक छोटे छोटे पैकेट में पढ़ाने आना पड़ता है। छोटे छोटे स्टेटमेंट में उसको चीजें याद करानी पड़ती है। और इसके लिए हम उसके हायर लर्निंग कैपेबिलिटीज का यूज करते हैं। तो वहाँ पे 3 टाइप की लर्निंग कैपेबिलिटीज वहाँ पे बोली है। एक ऑडिटरी होती है, विजुअल होती है और काइनेमैटिक्स। तो उसमें से कौन सी उसमें समझ में आती है, तो उसका हम ये करते हैं। फिर एटीडी अगर 50 के नीचे होता है तो ये बच्चा स्पेशल चैलेंजेस केस में आता है, उसको जल्दी से चीजें समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए आप एटीडी एंगल निकालते हो। बाद में आप उसकी लीडरशिप क्वालिटी को देखते हैं कि उसमें किस टाइप की लीडरशिप क्वालिटी होगी, टास्क ओरिएंटेड है कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो। तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो गए तो वो घर में बहुत अच्छा रूलिंग कर पाता है, लेकिन समाज में जाता है तो वो थोड़ा उतना रूल नहीं कर पाता। बोलते हैं ना, घर में बब्बर शेर रहेगा और बाहर जाके बकरी बन जाएगा, उस हिसाब का वो बिहेवियर होगा। बाद में हॉलन हॉलैंड की थ्योरी है। ये थ्योरी भी ऐसे बताती है कि उसके फिंगरप्रिंट के आधार पे वो कितना इन्वेस्टिगेशन होता है, कितना आर्टिस्ट मिजाज के होता है, कितना सोशल होगा, कितना एंटरप्रेन्योरशिप होगा, कितना कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, कितना रियलिस्टिक बंदा होगा। ये यहाँ से आपको पता चलेगा। बाद में केज थ्योरी इसके बाद यहाँ पे डाला है। उसी के आधार पे इनको तीन तीन सिचुएशन को ब्लॉकेजेस बना के इनको 3 कैटेगरी में डाला है। एक एनालिटिकल, लॉजिकल, रिदमिक और नेचुरली इसको एनालिटिकल में डाला। इंट्रोसेप्टिव में, विजुअल, एग्जिस्टर्नल और इंट्रापर्सनल, यानी हर चीजों को एक्सपीरियंस करके सीखने वाले में डाला है। और इंट्रासेप्टिव यानी लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल और काइनेटिक, ये बिहेवियर थेरेपी पे उसने सीखा है, यानी लोगों के साथ इंटरेक्शन करके सीखेगा ये। इंट्रोसेप्टिव यानी खुद को एनालिसिस करके सीखेगा, खुद के अंदर झांक के सीखेगा। एनालिटिक यानी हर चीजों को कंपेयर करके सीखेगा। ऐसे 3 क्वालिटी में उसको डिवाइड कर दिया है। तो उसमें से कौन सी क्वालिटी आपकी होती है, ये यहाँ पे आपको पता चलेगी बार के माध्यम से। बाद में एक्वायरिंग स्टाइल के बारे में हमने जाना। एक्वायरिंग स्टाइल यानी क्या होता है, नेचर से वो कैसे सीखेगा। तो हमने यहाँ पे भी पैटर्न के बारे में जाना है कि नेचर से वो कैसे सीखेगा। तो ये 4 पैटर्न के हिसाब से होता है। सेल्फ कॉग्निटिव यानी रोल पैटर्न, डबल लूप पैटर्न, पिकॉक, अल्नर पिकॉक रेडियल पैटर्न, ये सभी पैटर्न जो आते हैं वो सेल्फ कॉग्निटिव के होते हैं। रिवर्स थिंकर, जितने उसके फिंगर में रेडियल लूप होता है तो उतने वो रिवर्स थिंकर की बताता है। तो ये क्वालिटी होती है उसकी जो यहाँ पे दी होती है। अफेक्टिव मेथड, अफेक्टिव मेथड यानी जितने अल्नर लूप उसके उंगली में स्थित हो गए तो वो अफेक्टिव नेचर होगा। और रिफ्लेक्टिव मेथड यानी जितने जो होता है इस बच्चे में आर्च पैटर्न होगा, आर्क पैटर्न होगा, तो उससे उसका रिफ्लेक्टिव नेचर होता है, यानी दूसरे के आउटपुट से सीखने वाला। अभी इसके पैटर्न को अगर आप गौर से देखोगे, ये रिवर्स थिंकर और रिफ्लेक्टिव ज्यादा है, दोनों 50-50% है। यानी ये बच्चा हमेशा ही लोगों से डिफरेंट करने की सोचेगा, हटके करने की सोचेगा। इसके दिखना आइडिया लोगों के कंपैरिजन में नहीं आते। हाईली पोटेंशियल लेवल होता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल लिमिट होता है उसमें। तो रिफ्लेक्शन कौन से बॉडी के पार्ट में जो आप बता रहे हो, उसके 5 पैटर्न जिस उंगली में आ रहे, उस उंगली के रिलेटेड देखना कि कौन से लोब में वो रिफ्लेक्शन एबिलिटी रखता है, वो कौन से दिमाग के लोब में वो रिवर्स थिंकर लगता है। बाद में यहाँ से आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट पता चलेगा। यहाँ पे आप उसका स्ट्रीम सिलेक्शन पता चलेगा, कौन से स्ट्रीम को वो ज्यादा सिलेक्ट कर सकता है। बाद में यहाँ पे करियर ऑप्शन दिए होते हैं। तो यहाँ पे देखना आपको अलग अलग स्टार के माध्यम से रेटिंग दिया होता है। 5 और 4 स्टार यानी बेटर करियर होते हैं। 3 स्टार ये वो मेहनत करके उस करियर को कर सकता है। और 1 और 2 स्टार उसको सबसे ज्यादा मेहनत अगर उस करियर में जाता है तो
उसको करनी पड़ती है, और यहाँ पे ऐसे बार होता है, यानी सबसे बेहतर करियर कौन सा, तो इस बार के हिसाब से देख सकते हो। तो हायर बार यानी कोई बोलेगा इतने, क्योंकि वहां पे मोस्टली देखोगे तो बहुत सारे इसमें आपको चार पांच बार, लेकिन आप उसमें से भी आपको देखना है कि परफेक्ट उसके लिए कौन सा रहेगा। तो आप यहाँ से हायर बार को देख लेना, जैसे इसके लिए कौन सा लिटरेचर बहुत अच्छा रहेगा, या फॉरेन लैंग्वेजेस में ये बच्चा अच्छा करियर करेगा, या पब्लिक अफेयर में, यानी पब्लिक अफेयर से रिलेटेड क्वालिटी में ये बच्चा जो होता है अच्छा काम कर रहा है। और लास्ट में जो एक एक यहाँ पे एक पेज रहता है, ये पूरे फिंगर का एनालिटिकल रहता है, इसको भी देख के आप एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसके फिंगर को जांचना बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात होती है, जो होती है रिपोर्ट एनालिसिस की, यानी हर रिपोर्ट को देख के उसमें पैटर्न की क्वालिटी को देख के एक छोटा सा मिनी रिव्यू आपको बनाना होता है। बोलते हैं ना हम किसी के चीजों को समझ के एक रिव्यू को जनरेट करते हैं, तो वो रिव्यू आपको बनाना होता है, और उस रिव्यू के आधार पे समझ लो कि उसके रिपोर्ट में क्या बोलना चाहते हैं एग्जैक्ट, और उसके आधार पे ही काउंसलिंग होती है। इसलिए यहाँ पे सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट दी जाती है फिंगरप्रिंट एनालिसिस के बाद, रिपोर्ट एनालिसिस, यानी आपका दिमाग उस रिपोर्ट को किस मिजाज से समझता है, इसकी कला। तो इसके लिए आपके रिपोर्ट के अनुसार भी, रिपोर्ट के हटके भी आपको क्या होती है, उसकी कुछ विशेषता बनाना है। जैसे कोई पंडित देखा आपने, कुंडली बनाता है, कुंडली बनाने के बाद क्या करता है वो, कुंडली में होने के बाद भी कुछ कुछ चीजें जो मेन मेन चीजें होती है वो लिख के भी देता है, लिख के आपको दिखाता है। तो लिख के क्यों दिखाता है, इसका मीनिंग ये होता है कि वो चीजें जो होती है आपको करनी होती है, यानी वो चेंजेस आपकी लाइफ में उनको करवाना होता है। यानी जो मोटा मोटी उसको समझ में आता है उसको एक शॉर्ट थ्योरी में लिखता है और उसको ही बोलता है। तो ये आपको रिपोर्ट काउंसलिंग के लिए ये जो मटेरियल जो होता है, जो आप लिख लिख के निकालते हो पैटर्न के हिसाब से, जो एनालिसिस लिखते हो, ये आपको उसकी काउंसलिंग करने में मदद करेगी। ये पॉइंट जैसे बात करते करते अगर कुछ पॉइंट आप भूल जाते हो, तो इन चीजों को जब नोट करके आप लिखते हो, उससे आप देखते हो, तो आपकी वो चीजें जो होती है वो क्लियर होनी शुरू हो जाती है, वो डाउट जो होता है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। समझ में आया आपको? तो अब मैं क्या करूंगा, एक दो दिन आप क्या करना, मैं चार पांच रिपोर्ट को आपकी तरफ भेजता हूँ, ये क्लास को थोड़ा अपन रोक देते हैं। चार पांच मैं रिपोर्ट आपको भेजूंगा, या उससे ज्यादा चाहे तो उससे ज्यादा दूंगा। तो हर रिपोर्ट का एनालिसिस बनाना है आपको। 5 दिन मिलते हैं आपको, वर्कआउट है ये। 5 दिनों में क्या करना है, रिपोर्ट को पढ़ के आपको क्या लगा फिंगरप्रिंट के आधार पे, वो आपको इतने स्टेज में लिखना है, और देखना है कि आपको फिर पता चलेगा जब आप ये सही से सीखना चालू कर दोगे ना, आपको पता चलेगा यार काउंसलिंग कितनी आसान है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी काउंसलिंग हमको टिपिकल इसलिए लगती है क्योंकि हम रिपोर्ट के परसेंट के माध्यम को देख के काउंसलिंग करते हैं। तो इसलिए हमको क्या होता है, उस बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक को समझना थोड़ा डिफरेंट जाता है ना आपको। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने व्यवहारिक नॉलेज को डाल के उसको अपने जब दिमाग के तौर पे उसका एनालिसिस करते हो ना, तो सही से बोलना आपको आता है। देखो दो चीजें होती है, एक्सप्रेस करने की दो चीजें होती है, ठीक है। एक होती है आर्टिफिशियल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। यानी इसका एक एग्जांपल दूं, कोई पीच है मैंने आपको दे दिया और उसको रट के आपको बोलना है, तो आप वो फीलिंग लेवल के साथ नहीं बोल पाओगे, इनर स्ट्रेन के साथ नहीं बोल पाओगे, उसको कैसे रटा रटा आता है ना। तो वो बंदा देखना जब भी कोई पीच देता है, इधर उधर देखे करेगा, ऊपर देख के बात करेगा, या अपने धुन में ऐसे रहता है, ऐसे बात करते रहता, ऑडियंस का उनका कुछ पड़ा नहीं रहता कि वो उसको सुन रहा कि नहीं सुन रहा, उसका ध्यान अपने पीछे पे रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे उसको बोलते ना तालियों मारने वाले शॉट मारना है, वो भी उसको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो जो होता है आर्टिफिशियल नॉलेज को गेन करता है, यानी उसके दिमाग में होता है ना कि ये चीजें पढ़ के मुझे एनालिसिस करके बताना है। और एक इंसान ऐसा होता है बहुत अच्छे से बात करता है, कैसे? क्योंकि वो चीजों के वाइब्रेशन को समझता है और अपनी लैंग्वेज में उसको बोलने की कोशिश करता है। तो उसकी पिचेस भी हमको सुनने में मजा आती है। नहीं तो आधे से ज्यादा पिचेस सुनने जाते तो क्या होता है, हमको नींद ही आता है। जब हमारे स्कूल में डिबेट कभी होता था या ऐसे होता था, ठीक है, तो आधे से ज्यादा टॉपिक हमको नींद देते थे। क्यों? क्योंकि वही घिसे पीटे शब्द
ना वो कुछ कॉमेडी करता था, ना कुछ वो एक्शन के साथ, उसके हाव भाव एक टाइप से जाता था, शब्द एक टाइप में चले जाते। तो इससे क्या होता है, पेरेंट जो होता है हमारे वाइब्रेशन को पकड़ नहीं पाता, वो सोचता है कि इसकी खुद की एनर्जी जो है लो है, और उसके एक छोटे से क्वेश्चन से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, अरे यार ये तो मेरे को आए नहीं, अभी तक मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या बोलना है। इतना तो रिपोर्ट ने ऐसे बताया, लेकिन ये तो पेरेंट बोले कि ये बच्चा तो ऐसा नहीं है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हम आर्टिफिशियल थॉट की बात करें ना, हमारा जो लिमिट होता है, सोच का लिमिट उस रिपोर्ट में खत्म हो जाता है। तो जब आप इस एनालिटिकल वे से, इस पॉसिबिलिटी से जब आप किसी की रिपोर्ट को स्टडी करते हो ना, तब आप जानते हो कि आप में कला डेवलप हुई, कुछ चीजों को समझ के बोलने की कला डेवलप हुई। ये शुरुआती तौर में आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, लेकिन जब आप 15, 20, 30 रिपोर्ट बना लोगे और एनालिसिस करना सीख जाओगे ना, तब आपको वो थीसिस भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो भी लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग उसके पैटर्न को देख के और कौन से आपका दिमाग खुद शॉर्ट लिस्ट कर लेगा और उस चीज को बोलने की कला सीख जाएगा। करके देखना आप एक बार ऐसा, एक बार खुद को एक रिपोर्ट के फिंगरप्रिंट के लेवल पे लेके एनालिसिस करके देखना, और काउंसलिंग करके देखना। तो आप देखोगे कि खुद जो पहले काउंसलिंग करते थे ना, उससे कहीं बेटर वे में काउंसलिंग आपने की, और आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है चीजों को समझ के जो बोलते रहा, तो एक इनर सेटिस्फेक्शन आता है जो हमारे, जैसे आपको इनर सेटिस्फेक्शन आ जाएगा ना, मेंटल ब्लॉकेजेस आपके वहां पे खत्म हो जाते हैं। मेंटल ब्लॉकेजेस खत्म हो गए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। मेंटल ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका इनर कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो देखना, बात भी आप जैसे अपन जनरल बात करते हैं ना, वैसे ही बात करोगे आप हमसे, जनरल बात करोगे। जैसे एक परिवार कोई आने के बाद अपन कैसे दिल खुश होके बात करते हैं नेचुरल, क्योंकि यहाँ पे हर चीजें जो होती है नेचुरल होती है, क्योंकि उस चीजों को आपके दिमाग ने आपके व्यूज से एनालिसिस किया, आपके स्टडी के आधार पर एनालिसिस किया, और उस स्टडी के आधार पे बोलते हो। तो इस तरीके से करके देखना आप। मैं 4-5 रिपोर्ट भेजता हूँ आप सभी को, उसका थीसिस आपको लिख के भेजना है, लेकिन ग्रुप में कंपलसरी भेजना है, क्योंकि हर थीसिस के बारे में हम बात करेंगे, फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने फिंगर एनालिसिस को कंप्लीट किया, अभी आपका रिपोर्ट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्यों ये चीजें करने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ से आपका फिर काउंसलिंग पार्ट चालू हो जाएगा, इसके लास्ट पड़ाव चालू हो जाएगा इसका काउंसलिंग पार्ट। फिर खाली आपका एक ही पार्ट बचा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड सॉल्यूशन का, तो वो बाद में मैं बता दूंगा आपको। पहले काउंसलिंग वाले पार्ट अपन कंप्लीट करें, बाद में सॉफ्टवेयर एनालिसिस वाला पार्ट। सॉफ्टवेयर में तो इंस्टॉलेशन ही रहता है और यूज करने की टेक्निक ही रहेगी, ठीक है। उसके वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा, और कुछ दिक्कत जाती है तो आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो जाना। तो इसमें हमारा जैसे मंडे मंडे कितने दिन में आप मुझे रिपोर्ट सबमिट करोगे, इतने बता दो, आपके हिसाब से बता दो। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास को चालू करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग का क्लास जो होता है इसके आधार पे ही आएगा आपका रिपोर्ट एनालिसिस के आधार पे। 5 रिपोर्ट को एनालिसिस करने में आपको कितना समय लग सकता है? मंडे कर देंगे 69 पेज होता है। हाँ मंडे आप दे बोलो, देंगे मुझे सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मंडे को बोलोगे तो मंडे से मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आपने उतने इसमें आपका थीसिस सबमिट करना है आपको। मतलब व्हाट्सएप पर सबमिट करें या लिख के आपको फोटोज भेजे, कैसे? व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप पे ना। कैम कॉर्डर से भेजें, क्योंकि उसी के आधार पे फिर हम काउंसलिंग करना सीखेंगे ना। हाँ सर मुझसे नहीं देखो होगा, ऐसे मैं तो जनरल शादी काउंसलिंग में तो कर रही मैं बहुत सारी बता सकता हूँ आपको, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली काउंसलिंग करना सीखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं, ये अच्छा है। फिर बोलते ना क्या है ना, किताबी हमें नॉलेज हमारी और ये मिस्टेक समझेंगे अलग चला जाता जब है। भी हम काउंसलिंग हाँ करेंगे और अभी लिखेंगे और उसका आप रिवर्ट दोगे, तो हमें बहुत ज्यादा समझेगा उसमें। हाँ, तो मतलब क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल से सीखोगे। जनरल हाँ काउंसलिंग की जो हाँ। टेक्निक होती है ना, वो हम्म। टेक्निक मैं बता दूंगा क्या काउंसलिंग करना है, वो टेक्निक तो मैं आपको याद में लगा दी, फिर उसी शब्दों को उसी टेक्निक में डाल के बोलना है। टेक्निक चेंज नहीं होती है, ठीक है, टेक्निक सेम रहती है, खाली जो आप एनालिसिस करते हो वो मेथड चेंज हो जाती है। या फिर सर आप हमें 5 दोगे ना, तो एक का आप डाल देना, तो हम फिर वे चले जाएंगे
सो सर, किसी मैं एक का आप डालोगे ना तो उसी मेथड मैंने में तो हम बाकी 5 रिपोर्ट डाल देंगे। रिपोर्ट एनालिसिस तो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। हाँ आप इतना कर लीजिए, इतने करने के बाद में आपको काउंसलिंग की कला सिखाऊंगा कि कैसे उस ओके पैटर्न को उस रिपोर्ट में बिठाते हैं। यानी ओके जैसे ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, काउंसलिंग की कलाओं में क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा होता है 0 to 5 साल का बच्चा है, उसको किस हिसाब से काउंसलिंग करोगे, किस टाइप का फीडअप उसको देना है, वो अलग होता है। एज जैसे ग्रुप चेंज होते हैं ना, तो वैसे इनके बोलने के वो समझाने के मेथड चेंज हो जाते हैं। सर मैं तो तो शादी ये में हम जा करने वाले रही हूँ सर। मेरा तो 2-3 दिन मुश्किल है सर। ओके ठीक है, जो कर सकते हो वो करना, ठीक है। बाद में आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, इनके थीसिस भी स्टडी करने को मिल जाएंगे। तो मैं आज सर डाल देता हूँ आपको अलग अलग करके। सर मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई थी, तो मेरे कहीं कहीं पे कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। तो ओके सर मैम, ऐसा हो आप देख सकता है लेना, क्या एक बार आप देख लेना, आप मुझे एक पूछ लेना। रिवीजन करा दें, आप हाँ एक तो आपने एनालिसिस क्या, पे रिवीजन यस, करा दें। जिनको जो जो पार्ट में तकलीफ गई होगी ना, जैसे 3 दिन तो अपनी अभी क्लासेस नहीं हुई मंडे तक, ठीक है, जब तक आपका नहीं होता, तो जिसको जिस पार्ट में डाउट जाता है तो वो मुझसे क्लियर करा ले। इस ड्यूरेशन में 1-to-1 क्लास ले ले या कुछ ले ले, उसे वो क्लियर कर दो, ओके ठीक है। सर यानी क्या लिखना क्या है फिंगरप्रिंट के बारे में और वो सब ना। फिंगरप्रिंट के बारे में नहीं, जैसे अभी जितनी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे दिमाग का, जैसे हमने रिपोर्ट एनालिसिस देखा, अभी हम क्या देखते हैं, पहले दिमाग के लोग, तो उसमें फिंगरप्रिंट को बता के उसके लोग के हिसाब से आपको क्या लगा, फिर उसी को अलग अलग कलाओं में डाल दो। सर कुछ है लिखा हुआ तो एक बार जस्ट एक पेज ही, ज्यादा मत दिखाओ, एक पेज या ऐसा कुछ दिखा दो तो वो हिसाब से हमको आइडिया आ जाएगा। ऑलरेडी मैम इसका थीसिस कुछ सर भी नहीं, ये आप क्या प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे में हमें? जाता है। सर हमको किस चीज की एनालिसिस करनी है? जैसे आप फिंगरप्रिंट रिपोर्ट देंगे का, रिपोर्ट या का फिंगरप्रिंट नहीं, मैं रिपोर्ट ही दे दूंगा आपको, रिपोर्ट एनालिसिस सीख रहे हैं हम, एक रिपोर्ट ही दे देता हूँ, उसके फिंगरप्रिंट ऑलरेडी उसमें लिखे होते हैं, ठीक है। फिंगरप्रिंट अगर आपको समझना है तो कहाँ से समझोगे वो भी बता देता हूँ मैं, वहां पे उसके कोड होते हैं। रिपोर्ट में जो ब्रेन वाला पोर्शन होता है ना, ये यहाँ से आपको पता, एक मिनट मैं आपको रिपोर्ट शेयर करके बताता हूँ। सानवी अरोरा, सानवी अरोरा की थी ना, अभी तक हम पढ़ रहे थे। या आपके पास भी कोई रिपोर्ट होगी पुरानी तो आप दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास की भी रिपोर्ट हम एनालिसिस कर लेंगे यहाँ पे। तो इससे आपका, ये देखो सर फर्स्ट कौन से पार्ट ये पेज है। से करने का रहता है हमको, कौन नहीं, से मैं पेज। आपको फिंगरप्रिंट कहाँ से मिलेगी वो बता रहा हूँ, मैं आपको कौन से रिपोर्ट में कौन सा फिंगरप्रिंट पड़ा है। ये देखो, ये वाला एक पेज देख लेना, ठीक है। इसके ऊपर में जो पैटर्न लिखे हैं X4R, X4, हाँ X2, हाँ हाँ हाँ। RR, ये फिंगरप्रिंट के पैटर्न के कोड है, ठीक है। अच्छा और इस कोड को एनालिसिस करने का जो कोड का नाम जो होता है, फुल फॉर्म जो होता है ना, हमने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। और फिंगरप्रिंट के कैरेक्टरिस्टिक को समझना है ना, तो मैंने थियोरेटिकल में PDF नोट्स भी शेयर किया है, वहाँ पे 4 और 5 डे का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना फिंगरप्रिंट के बारे में, ओके। ठीक है। तो ऊपर में कोड का भी मैंने आपको ग्रुप में शायद डाला है, R1 यानी क्या होता, R यानी क्या होता, उसके ठीक लॉन्ग है। फॉर्म मैंने डाले, तो एक बार देख लो, नहीं तो मैं फिर से नहीं मिला होगा आपको तो मुझे मार्क कर देना, तो मैं आपको फिर से डालूंगा, ठीक है। ठीक है। बस ये हमको आपका क्या होमवर्क लग है। रहा है, आई मीन वी हाँ, हैव आपके टू पॉइंट ऑफ व्यू से, से, यस, मेरे जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या लग रहा है बस उतना ही लिखना है ना। उतना ही लिखना है बस। तो यानी हर एक चीज का, जैसे आपने वो जो अभी मैंने दिखाया ना आपने, तो हर हाँ एक वो 4 या 5 पार्ट से, तो हर एक पार्ट का निकले का है क्या हाँ, हर वो एक पार्ट का पेज में। निकलता है वहाँ पे, हर पार्ट का। और यहाँ पे अगर और आपको और हिंट चाहिए कि काउंसलिंग में उसको कैसे बिठाना है, तो आप DMRT डाटा जो मैंने शेयर किया ना, तो वहाँ पे काउंसलिंग नोट्स करके एक फाइल होगा, आपको मिलेगा वहाँ पे काउंसलिंग नोट्स करके एक फाइल मिलेगा, उसमें हर चीज के रिलेशन दिए होते हैं। आपका कौन सा ब्रेन लोब कौन सी उंगली पे कनेक्ट है, कौन से पर्सनैलिटी के साथ कौन सा इंटेलिजेंस मैच होगा, ये सब भी वहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो आप प्रिफर कर सकते हो उसको।
देखो मंडे को मुझे एक बार कंफर्मेशन दे देना, तो अपन इसका क्लास लेते हैं, या डाउट लगता है वो उतना एनालिसिस करने के बाद अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझते हैं तो वो रिवाइज की जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्या होता है काउंसलिंग पार्ट इस पे ही टिका है। सर लेकिन फिर 5 रिपोर्ट में से ना हम सब एक रिपोर्ट एटलीस्ट डालते हैं आज और कल शाम तक, आप उस पर थोड़ा सा रिव्यू देना, नहीं तो क्या 5 हम गलती करेंगे फिर समझेगा नहीं। नहीं गलत नहीं करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है देखो, हाँ बट आप मतलब अपने इम्प्रूव होगा ना माइंड से बाकी लिख का। रहे हैं। हाँ, आपको हाँ क्या करना है, जब आप लिखते हो ना अपने हैंड से, तो आप जब करते हो ना तो आप उसको अपग्रेड करते हो, तो क्या करना है, लिखने के बाद 2-3 लाइन छोड़ देना, हाँ 2-3 लाइन छोड़ देना, तो उसमें आप अपग्रेड करते भरोगे, तो ये आप में आगे में भी स्टडी में लगेगी। ओके ठीक। यहाँ से क्या करते हैं हम, हमारे इमेजिनेशन और विजुअलाइज पावर को यूज करते हैं, बोल सकते हो आप आपके इमेजिनेशन विजुअलाइज पावर को यहाँ पे यूज करके। अगर नहीं कर पाए तो आपको खुद में एक एनालिसिस, एक ब्लॉकेजेस पता चलेगा कि आपको खुद के इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पे वर्क करना पड़ेगा। ओके और इसमें हमें जो रिपोर्ट में समझ रहा है वही देना है, या वही इसमें लिखना है हमें इम्प्रूवमेंट वाला भी पार्ट लिखना है? आपके हिसाब से। Suggestions. आपको क्या लगता है सजेशन, आपको क्या लगता है, अगर वो पार्ट बनाने तो आपको क्या सजेशन लगता है आपके ओके हिसाब से, वो ठीक भी है। लिख दीजिए, तो बाकी ओके के लोगों के लिए भी, क्योंकि बाकी के लोग भी वही थीसिस प्रीफर करेंगे। बोलते ना बहुत सारी स्टडी जो होती है ना साइकोलॉजी में, वो प्रैक्टिकल स्टडी होती है, थियोरेटिकल स्टडी यहाँ पे काम नहीं करती। यानी हम देखो एक मूवी चल रहा है, तो मूवी में क्या हमको अद्भुत हुआ, वो हर कोई अपने ब्रेन के हिसाब से उसका एनालिसिस करता है, और उस चीजों को डिस्कस करने से क्या होता है, हमारा नॉलेज ब्रॉड हो जाता है। हो सकता है जो नजर से आपने देखा होगा, दूसरे का उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का अलग हुआ, तो हमको टेक्निक मिल जाती ना। जैसे आप 7 लोग यानी 6 लोग हो, तो 6 लोगों ने सपोज 6 टाइप की स्टडी की, तो एक रिपोर्ट के एक बात पे आपको 6 व्यूज पता चलेंगे, 6 पॉसिबिलिटीज मिलेगी आपको। तो आपकी तगड़ी जो 6 अलग अलग वे से पढ़ने से अच्छा 6 वे आपको रेडीमेड मिल रहा है यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो आपका ब्रेन और अच्छे से उसको एनालिसिस करेगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीजें इसलिए की जाती है कि प्रैक्टिकली वो चीजों को आप समझो। पढ़ते हुए हमको हर कुछ चीजें आसान लगती है, जब हम उसी को फीडअप करते हैं, किसी चीज में फील करते हैं, तब हमको थोड़ा प्रॉब्लम जाता है ना, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हैं ना, तो वो घोड़ा हमको सक्सेस कराता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल स्टडी, रिपोर्ट एनालिसिस वाली, आपका फिंगरप्रिंट एनालिसिस हो गया, रिपोर्ट एनालिसिस हो गया, यहाँ पे अभी लास्ट वाला पोर्शन आपका बचा है जो काउंसलिंग का है। तो काउंसलिंग का पूरा थीसिस आपको मिलेगा, एज वाइज कैसे काउंसलिंग करना है, क्या है, वो रिटर्न में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी के नियर अबाउट नोट्स आपके पास है ही। इसको भी थोड़ा ऑर्गेनाइज फॉर्म में करके मुझे वीडियो के क्लास में बनाना है, अच्छे वीडियो में डालना है इसको थीसिस, क्योंकि ये मटेरियल पता है मैंने जब बनाया था ना एक क्लास को, तो मुझे भी नहीं लगा था कि इतने अमेजिंग वे पे इसका थीसिस बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टडी की आपसे बात करते करते, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे जो ब्लॉकेज थे अपने आप ही हटते चले गए। तो कुछ चीजें बोलते हैं ना, हम पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उसमें बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते, तो वैसे हो गया मेरे साथ। तो बहुत सारे अच्छे ढंग से मैं खुद डीएमआईटी को समझना सीख गया। ठीक है, तो मैं आपको रिपोर्ट डाल देता हूँ। अलग अलग फिंगरप्रिंट के अलग अलग पैटर्न के डालूं कि एक जैसे पैटर्न के डालूं? कैसे भी अलग अलग डाल दीजिए। ठीक है, अलग अलग व्यूज के लिए अलग अलग डाल देता हूँ मैं, जितना मेरे को शॉर्ट लिस्ट कर लेता है एक बार पैटर्न के आधार पे, जिसमें अलग अलग पैटर्न दिखते हैं, उस पैटर्न के आधार पे मैं आपको दूंगा, ठीक है। कोई डाउट परेशानी वो ग्रुप में डिस्कस करेगा। और आपके व्यूज भी दिखाते बताते जाइए कि आपको कैसा लगा वो क्लास में, कैसे क्या आपको लगा, ये बताते जाना डेफिनेटली। चलो बाय।